हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चला था फोर्थ, हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। दोस्तों अनुवांशिकता किसे कहते हैं, हम लोग जानते थे कि अनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों अनुवांशिकी लक्षण क्या होते हैं, अनुवांशिकी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होते हैं। और दोस्तों ये कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है डीएनए। तो आइए फ्रेंड्स उसी क्रम में देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो अगला टॉपिक है जीवाश्म। जीवाश्म किसे कहते हैं, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग हेडिंग डालेंगे जीवाश्म। और दोस्तों देखेंगे कि जीवाश्म क्या है और ये किस तरीके से कार्य होता है जीवाश्म का। फ्रेंड्स यदि कोई यदि कोई मृत कीट यदि कोई मृत कीट पतंग गर्म मिट्टी में गर्म मिट्टी में गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की कीट या पतंग के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार से परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। अवशेष जो होते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कि इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जैसे तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे दोस्तों पहला है, स्टार बना देते हैं, अमोनाइट। जीवाश्म और ये कैसा जीवाश्म है, आकशेरुकी। आकशेरुकी जीवाश्म है। दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, ट्राइलोबाइट। जीवाश्म ये भी आकशेरुकी है। नाइटिया। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा क्या है, तीसरा है नाइटिया जीवाश्म। ये दोस्तों किस में पाया जाता है, ये मछली का जीवाश्म है। राजोसॉरस। जीवाश्म। तो राजोसॉरस जीवाश्म किसका है दोस्तों, डायनासोर। का कपाल है ये।
डायनासोर का कपाल। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं जीवाश्म कितने पुराने होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों, जीवाश्म कितने पुराने होते हैं। कितने पुराने हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो जीवाश्म है वो कितने पुराने हैं, कब उनका दोस्तों पता चला है, जीवाश्म की कब खोज हुई है। खुदाई करने पर दोस्तों, जब भारत में क्या हुई? खुदाई हुई। तो क्या उससे पता चला? खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट, पृथ्वी की सतह के निकट, पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म, निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर, गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा, गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा, पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं, अधिक नए होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? ये जीवाश्म अधिक नए होते हैं। और दोस्तों कौन कौन से होते हैं? फॉसिल डेटिंग, फॉसिल डेटिंग, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं फॉसिल डेटिंग क्या होती है। जीवाश्म ये कौन सा प्रकार है दोस्तों जहां फॉसिल डेटिंग आ जाती है? जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले पाए जाने वाले किसी एक तत्व के, किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का, विभिन्न समस्थानिकों का विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर जीवाश्म का सही समय, जीवाश्म का सही समय, जीवाश्म का सही समय निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। सही समय निर्धारण किया जाता है। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जीवाश्म क्या होते हैं और जीवाश्म का दोस्तों संक्षिप्त में हम लोगों ने परिचय पढ़ लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विकास का वर्गीकरण क्या है, यानी किस तरीके से विकास होता है। तो डालेंगे दोस्तों यहाँ पर हेडिंग, विकास एवं वर्गीकरण। दोस्तों ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है और दोस्तों ये बायोलॉजी का भी अंतिम वीडियो है, क्योंकि हम लोगों ने बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर थे पूरे चैप्टर क्लियर कर लिए हैं फ्रेंड्स। देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या है।
विकास एवं वर्गीकरण, विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का, उनके विकास के संबंधों का, विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण, जितने अधिक अभिलक्षण जितने अधिक अभिलक्षण होते हैं, विकास उतना तीव्र होता है, विकास उतना ही तीव्र होता है, उतना ही तीव्र होता है जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, अति सरल आँख होती है। कीटों में जटिल आँख होती है, जटिल आँख होती है। कीटों में जटिल आँख होती है। मानव में द्विनेत्री आँख होती है। दोस्तों मानव में कितने होते हैं? 2 नेत्र होते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे मानव में द्विनेत्री आँख होती है। मानव में द्विनेत्री आँख होती है। तो दोस्तों ये क्या थे? ये थे विकास एवं विकास के वर्गीकरण। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक है डीएनए। दोस्तों क्या है? डीएनए। यानी डीएनए क्या होता है दोस्तों? ये क्या है? ये आनुवांशिक लक्षण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये डीएनए का जो मॉडल किसने दिया है? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया है। तो दोस्तों लिखेंगे डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने की। डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने की। दोस्तों डीएनए की खोज किसने की है? वॉटसन और
क्रिकने की। अब डीएनए का दोस्तों नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखेंगे डीएनए बराबर क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ये जो है ये डीएनए का फुल फॉर्म है, ये डीएनए का दोस्तों पूरा नाम है। इसकी संरचना कैसी होती है थोड़ा देख लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए एक डबल, क्या लिखेंगे दोस्तों, डीएनए एक डबल डीएनए एक डबल हेलिक्स डीएनए एक डबल हेलिक्स यानी दोहरा घुमावदार अणु दोहरा घुमावदार अणु होता है। घुमावदार अणु होता है। यह कोशिका के केंद्रक यह कोशिका के यह कोशिका के केंद्रक केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में कॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें यूरेसिल नहीं होता है। इसमें यूरेसिल नहीं होता है। अब आइए दोस्तों इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी किस तरीके की संरचना बनी होती है। दोस्तों कैसा बना होता है, ये किस तरीके का दिखता है फ्रेंड्स। तो आइए इसकी संरचना देख लेते हैं। द्विकुंडलित रचना होती है दोस्तों। आइए यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बना होता है दोस्तों। ये यहाँ से चालू होगा, ऐसे ऐसे ये संरचना आती है। और दोस्तों ये डबल कुंडलित होता है, यहाँ से ये डबल लेयर में चलता है इस तरीके से। तो ऐसे इसे डबल लेयर में चलाएंगे। इसी तरीके से ये डबल लेयर बनते हैं दोस्तों। इस तरीके से बना होता है। ये इस तरीके का बना होता है दोस्तों। छोटे छोटे यहाँ पर दोस्तों ये लगे होते हैं, इन्हें राइबोसोम बोलते हैं। इस तरीके से बने होते हैं दोस्तों, ये राइबोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बना होता है, ये होता है डीएनए। भाई दोस्तों इसमें और थोड़ा लिख लेते हैं।
डीएनए मानव शरीर की डीएनए मानव शरीर की हर कोशिका में हर कोशिका में हर कोशिका में पाया जाता है। हर कोशिका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से नाभिक में उपस्थित होता है। यह मुख्य रूप से नाभिक में उपस्थित होता है। थोड़ी बहुत मात्रा दोस्तों इसकी किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो दोस्तों ये डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है दोस्तों? ये दोस्तों वंशागत की जांच करता है। जैसे दोस्तों हम लोगों में यदि कोई क्रिमिनल हो जाता है तो दोस्तों उसकी क्या करते हैं? डीएनए रिपोर्ट निकालते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये दोस्तों जो अपराधी है वो किस परिवार या किस घर से संबंध रखता है या किसका लड़का है। तो दोस्तों सारी जाँचें जो होती हैं वो डीएनए जाँच में क्लियर हो जाती हैं। डीएनए दोस्तों क्या होता है? यह मुख्य एक आनुवांशिक वाहक लक्षण होता है फ्रेंड्स। ये क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाता है। दोस्तों यदि किसी के पेरेंट्स दोस्तों किसी भी डिसीज से ग्रसित है, किसी भी डिसीज यानी कि बीमारी से ग्रसित हैं, किसी के पेरेंट्स यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो दोस्तों उनकी बीमारियों को क्या करता है? डीएनए जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट करता है। यानी उनसे जो भी उत्पन्न होने वाले सन या डॉटर होंगे तो फ्रेंड्स क्या करता है? डीएनए जो है ये बीमारी को भी ट्रांसलेट करता है, यानी आनुवांशिक लक्षणों को तो ट्रांसलेट करता है, साथ साथ में क्या करता है? बीमारी को भी ट्रांसलेट करता है। अब दोस्तों आनुवांशिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे दोस्तों पेरेंट्स से क्या मिलता है? बालों का रंग, त्वचा का रंग, आँखों का रंग आदि वगैरह। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब आनुवांशिक लक्षण होते हैं। दोस्तों जिस तरीके के बाल, जिस तरीके के त्वचा, जिस तरीके का आँखों का रंग हमारे पेरेंट्स के होता है, वही दोस्तों हम लोगों को विरासत में मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ में जो पेरेंट्स किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो दोस्तों वो डीएनए के द्वारा उनकी संतानों में पहुँच जाते हैं। जैसे दोस्तों एक होता है वर्णांधता बीमारी। क्या होती है दोस्तों? वर्णांधता। वर्णांधता दोस्तों इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस से क्या होता है? जो भी डिसीज होता है फ्रेंड्स, यदि पेरेंट्स किसी के भी यदि इस बीमारी से ग्रसित हैं तो उनसे होने वाली जो संतानें होती हैं, उनसे होने वाली उत्पन्न जो भी संतानें होती हैं तो दोस्तों क्या होता है? जो पहली संतान होती है, जो फर्स्ट बेबी होता है दोस्तों, उसके ग्रसित होने के चांस होते हैं 100%। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड बेबी होता है उसके ग्रसित होने के चांस होते हैं 70%। और जो थर्ड होता है तो दोस्तों उसके चांस होते हैं 50%, यानी 50% यस भी हो सकता है और 50% नो भी हो सकता है। तो दोस्तों यदि किसी के भी पेरेंट्स में से, यदि दोस्तों माता पिता में से कोई भी एक यदि किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो दोस्तों क्या है? उसकी जो पहली संतान होगी वो 100% इफेक्टिव होगी, 100% उसके वो रोग होगा जो उनके दोस्तों पेरेंट्स के रोग होते हैं। उसी तरीके से जो दूसरी संतान होगी, जो दोस्तों दूसरा उनका बच्चा होगा, उसमें भी 70% होने के चांस होते हैं कि 70% वो बच्चा भी उस बीमारी से ग्रसित होगा। और दोस्तों जो थर्ड बेबी होता है, जो थर्ड संतान होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है? वो 50% होता है। 50% हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों जो डीएनए है, डीएनए बहुत ही भाई खतरनाक और घातक चीज़ है। क्या करता है? यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें बालों का रंग, त्वचा का रंग, आँखों का रंग, उनका व्यवहार हम लोगों में आता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ में क्या होता है कि उनके जो बीमारियाँ होती हैं वो बीमारियाँ भी इसी डीएनए के माध्यम से ट्रांसलेट होकर हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाती हैं, एंट्री कर जाती हैं। तो दोस्तों उनका सबका वाहक क्या होता है? डीएनए जो है दोस्तों वो वाहक होता है। क्या होता है? डीएनए जो है दोस्तों वो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है।
अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। डीएनए क्या है दोस्तों? अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट करता है दोस्तों, ये कार्य करता है डीएनए। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सेल के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों सेल मीन्स होता है कोशिका। क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है। दोस्तों कोशिका जो है वो जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है दोस्तों। को क्या है? जीवन का यदि मात्रक कहा जाए कि जीवन का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों कोशिका कहेंगे तो इसमें गलत बात नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो कोशिका है वही क्या होता है? सबसे छोटी दोस्तों इकाई होती है शरीर की, उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका। अब दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं जीव, कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोकैरियोटिस और एक होता है यूकैरियोटिस। तो आइए दोस्तों इनमें देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिस क्या होते हैं और यूकैरियोटिस क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिस, प्रोकैरियोटिस। तो दोस्तों ये है प्रोकैरियोटिस और दोस्तों यहां पर डालेंगे यूकैरियोटिस। ये है दोस्तों यूकैरियोटिस, यानी प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कि इनके क्या किस तरीके से दोस्तों टाइप होते हैं, यानी टाइप ऑफ सेल। यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों? टाइप ऑफ सेल। पहला पॉइंट दोस्तों यहां पर लिखेंगे, टाइप ऑफ सेल में क्या होगा दोस्तों, यानी प्रोकैरियोटिस में किस तरह की सेल पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? ऑलवेज होती है, यानी इसमें पाई जाती है। क्या होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिस में? ऑलवेज। ऑलवेज। और इसमें दोस्तों क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी इसमें सिंगल होती है दोस्तों। क्या होता है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं इसमें। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और ये दोस्तों ऑलवेज कैसा होता है? यूनिसेलुलर, यानी सदैव कैसा होगा? यूनि सिंगल सेल होती है दोस्तों इसमें, यूनिसेलुलर। ये दोस्तों होता है यूनिसेलुलर और ये होता है यूनिसेलुलर भी होता है एंड मल्टी सेलुलर भी होता है। अब दोस्तों इसमें सेल साइज देख लेते हैं, सेल साइज क्या होती है फ्रेंड्स? तो किसके आधार पर देखेंगे? सेल साइज के आधार पर। तो फ्रेंड्स सेल साइज के आधार पर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिस क्या होते हैं और यूकैरियोटिस क्या होते हैं। तो दोस्तों इनकी जो रेंज है, प्रोकैरियोटिस की जो रेंज है तो दोस्तों वो रेंज होती है 2.0 माइक्रोमीटर। और दोस्तों इनकी जो रेंज होती है वो होती है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। दोस्तों ये इनकी रेंज होती है यूकैरियोटिस की। अब दोस्तों देख लेते हैं न्यूक्लियस क्या होते हैं, यानी केंद्रक। दोस्तों न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है फ्रेंड्स? तो न्यूक्लियस देख लेते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिस में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और दोस्तों इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिस में दोस्तों केंद्रक पाया जाता है, लेकिन दोस्तों प्रोकैरियोटिस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों डीएनए देख लेते हैं कि डीएनए किस तरह का पाया जाता है। डीएनए, तो दोस्तों इसमें कैसा होता है डीएनए? तो इसमें होता है सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है दोस्तों इसमें डीएनए। और इसमें कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, जिसे लाइनर बोलते हैं, लीनियर होता है, इसमें लीनियर होता है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिस कौन होते हैं और यूकैरियोटिस कौन होते हैं। तो लास्ट वाले पॉइंट में फ्रेंड्स एग्जांपल समझेंगे। तो एग्जांपल में देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं।
तो दोस्तों इसमें आ जाता है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? बैक्टीरिया आ जाता है फ्रेंड्स। बैक्टीरिया। और दोस्तों बैक्टीरिया के साथ में क्या होता है? एल्गाई होता है। एल्गाई होता है। दोस्तों इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? यूकैरियोट्स में। तो दोस्तों यूकैरियोट्स में आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं दोस्तों इसमें। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोस्तों ये होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल वाले जीव जंतु। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर को क्लियर कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से नोट बना लें और इनको अच्छे से आप लोग मेमोराइज करें दोस्तों। इसके बाद में हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथे चैप्टर, चारों चैप्टर से दोस्तों 25-25 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे और उस सेट को मिलाकर दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। तो उस 100 क्वेश्चन का हम लोग इसके बाद में टेस्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बायोलॉजी पूरी फिनिश कर देंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सभी लोग अच्छे से मेमोराइज कर लें और अच्छे से पढ़ाई कर लें। अब हम लोग 5 या 6 दिन बाद दोस्तों उसका एक ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट करने के बाद में फिर दोस्तों केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 24 फरवरी से आप लोगों की एग्जाम डेट क्लियर हो गई है। तो सभी लोग एकदम से तैयार हो जाओ पढ़ाई करने में भाई, और मन से पढ़ाई करो। जो चीज़ें बताई जा रही हैं अच्छे से याद करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। जय हिंद।